हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए और एक बार आप लोग स्पष्ट कीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। चलिए एक बार बता दीजिए सभी स्टूडेंट, सब चीज़ क्लियर है, आवाज़ क्लियर है, वीडियो क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, ये आप लोग कन्फर्म कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, सब बच्चे स्वस्थ एंड मस्त हैं, तो हम भी बाबू एकदम बिल्कुल ही बढ़िया है। तो यहाँ आप देखिए आज क्लास होने वाला है चैप्टर वाइज में केमिस्ट्री का। यहाँ आप देखिए जो चैप्टर 4 है पृष्ठ रसायन, यहाँ आप देखिए उसका हम अधिशोषण अवशोषण आपको पढ़ा चुके हैं। जो बचा है वो पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे। तो यहाँ आप देखिए ये क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का ये अंतिम चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। इसके बाद से जो क्लास होगा बाबू यहाँ आप देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री से यहाँ आप देखिए जिसको भी डर लगता है हमारे पास एक बार क्लास करके देखें, केमिस्ट्री का डर खत्म हो जाएगा। तो बाबू यहाँ आप देखिए स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए बाबू, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग फटाफट ऑल पे कीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। तो यहाँ आप देखिए आपको सब्सक्राइब करके ऑल पे करना है बाबू। लाइक करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एक लाइक से हम आपको बहुत ज़्यादा मनोबल प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा मनोबल प्राप्त होता है। तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए। और यहाँ पे एक बात बताना भूल गए कि ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, फटाफट जाके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने नहीं आता है, लास्ट में बताने वाले हैं। आप लोग बने रहिएगा कि ऑनलाइन टेस्ट और फ्री में बिल्कुल पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या करना है बाबू कि ये सभी छात्र जितने भी है, जितने छात्र वो एक बार वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी बच्चे आ सकें। तो चलिए बाबू यहाँ आप देखिए जिनका छूट गया है कि अधिशोषण अवशोषण क्या होता है, पृष्ठ रसायन क्या होता है, वो एक बार आप लोग इस वीडियो को समझ लीजिए। केमिस्ट्री का डर हमेशा के लिए खत्म ना कर दिए तो हमारा भी नाम बाबू आशीष सर नहीं। तो आप लोग क्या कीजिए बाबू, केमिस्ट्री का डर पूरा खत्म कर लीजिए। पहला यहाँ आप देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। पृष्ठ रसायन कहने का मतलब यानी यहाँ पे देखिए बोलने से ही हमको स्पष्ट हो जा रहा है, पृष्ठ रसायन यानी जितने भी इस पे जो भी होगा बाबू पृष्ठ से सतह का ही यहाँ पे देखिए अध्ययन होगा। पृष्ठ रसायन पे पृष्ठ से सतह, जैसे देखिए शर्ट है, ये पृष्ठ है, उसके ऊपर इसके ऊपर कुछ आगे चिपक जाता है, अभिक्रिया करेगा, मतलब इसी के सतह से जुड़ी यानी पृष्ठ के, जैसे बोर्ड है, बोर्ड पे आगे कचरा जम गया तो यहाँ आप देखिए इसी के पृष्ठ से सतह से यहाँ पे जुड़े सभी यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। किस में, तो पृष्ठ रसायन में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि पृष्ठ रसायन आखिर होता क्या है, सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, तो पृष्ठ रसायन होता है कि रासायनिक विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग ठोस द्रव पदार्थों की पृष्ठ पर होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एवं उसकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं। यानी यहाँ पर देखिए ये भाषा में लिखा है, हम आपको अपने लैंग्वेज में बताए थे कि पृष्ठ रसायन का मतलब होता है कि पृष्ठ से सतह, पृष्ठ से जुड़ी हुई सतह से हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि अगर इस पे द्रव चिपक जाए, गैस चिपक जाए, ठोस चिपक जाए, जो भी सतह रासायनिक और भौतिक अधिशोषण इसी पे करने लगे, अभिक्रिया करने लगे, इसी को हम लोग बोलते हैं पृष्ठ रसायन। तो एक बार हम ये बता चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि आपको पूरा क्लियर होते चला जाए। और यहाँ पे देखिए क्या हो, उसके बाद से इसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आपको पूरा क्लियर करा दिया जाएगा। तो ये वन शॉट क्लास है, इसे आप लोग करते रहिए, सब्जेक्टिव भी होने वाला है। यहाँ आप देखिए उसके बाद आता है एक टॉपिक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक टॉपिक एक याद आता है, यहाँ आप देखिए क्या आता है एग्जाम में, और ये तो टॉपिक जरूर आता है एग्जाम में कि अधिशोषण अवशोषण क्या है, इसमें अंतर लिखें, अधिशोषण को व्याख्या करें, बहुत सारा प्रश्न आता है इससे। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए अधिशोषण एडजॉर्प्शन, यानी यहाँ आप देखिए ऐड मतलब क्या है, चिपकना, मान लीजिए ऐड होना यानी किसी पे चिपकना, एडजॉर्प्शन यानी यहाँ पे क्या, अधिशोषण। अधिशोषण में क्या होता है, किसी ठोस या गैस का जो भी कण होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए द्रव और गैस का जो भी कण होता है ठोस के सतह पे आके चिपक जाता है, उसी पे रासायनिक अभिक्रिया करने लगता है, उसी को बोलते हैं, यानी यहाँ पे बोलते हैं एडजॉर्प्शन, यानी यहाँ आप देखिए अधिशोषण। यहाँ पे कहने का मतलब देखिए यहाँ पे अधिशोषण किसे कहते थे, अधिशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी यहाँ देखिए द्रव के अणु
ठोस पदार्थ की सतह पर चिपक जाते हैं, ठोस पदार्थ की सतह पर चिपक जाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अधिशोषण। यानी यहाँ आप देखिए कहने का मतलब अधिशोषण किसे कहेंगे, तो मान लीजिए किसी द्रव के अणु हो, गैस के अणु हो, कोई भी हो, किसी भी हो द्रव के अणु, मान लीजिए इस पे आके द्रव के अणु चिपक जाए, इस पे रासायनिक अभिक्रिया करने लगे, उसी को अगर चिपक जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अधिशोषण। पृष्ठ से चिपक जाए उसे बोलेंगे अधिशोषण। याद रखिएगा, पूरा कंफर्म हो जाएगा। पृष्ठ से अगर चिपक जाता है, हमारा हाथ आके मान लीजिए कि इस पे कोई कचरा आके चिपक जाता है, चिपक जाए अगर पृष्ठ से, तो उसे हम लोग बोलेंगे बाबू अधिशोषण। तो अधिशोषण का डिफिनेशन देख लीजिए यहाँ पे कि अधिशोषण एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें किसी यहाँ पे क्या होता है, द्रव के अणु गैस के ठोस सतह पे क्या होते हैं बाबू, चिपक जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अधिशोषण। जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये ठोस है, इस पे क्या हो रहा है, ये सब आगे ऊपर ऊपर क्या हो रहा है, चिपक जा रहा है, इसी को बोलते हैं बाबू एड, यहाँ पे क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। यहाँ पे देखिए एडजॉर्प्शन, यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, अधिशोषण। तो अधिशोषण आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे अधिशोषण का कुछ यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, जैसे ये ऑब्जेक्टिव में भी क्लियर होगा आपका कि चारकोल की सतह पर एसिटिक अम्ल का यहाँ पे देखिए अधिशोषण। चारकोल की सतह पे क्या होता है, एसिटिक अम्ल आके चिपक जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो अधिशोषण के अंतर्गत आता है। यहाँ आप देखिए चारकोल की सतह पर आयोडीन का अवशोषण, यानी चारकोल की सतह पर आयोडीन आके चिपक जाए, वो किसके अंतर्गत आएगा, तो वो अधिशोषण के अंतर्गत आएगा। यहाँ आप देखिए सिलिका जेल द्वारा वाष्प का यहाँ आप देखिए अधिशोषण। सिलिका जेल आप लोग देखे होंगे, जो यहाँ आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदिएगा तो उजला पैकेट में कुछ यहाँ पे देखिए पैकेट में आपको भर के दिया जाता है सिलिका जेल। किस लिए दिया जाता है बाबू, नया कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदिएगा तो उसमें भर के दिया जाता है। क्यों भर के, क्यों वो रहता है, उसका काम क्या होता है, उष्मा का यहाँ पे देखिए क्या कर देता है, एडजॉर्प्शन कर लेता है और शोषित कर लेता है बाबू। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्यों एक उदाहरण हो गया सिलिका जेल द्वारा जल का वाष्प का अवशोषण, यानी वो अवशोषित कर लेगा और यहाँ पे देखिए जंग नहीं लगेगा, इसलिए उसमें दिया जाता है बाबू। जंग ना लगने के कारण जो भी उसमें उत्पन्न होगा, जो उत्पन्न यहाँ पे देखिए जो उष्मा होगा उसको क्या करेगा बाबू, अवशोषित करेगा और जंग से बचाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये कुछ था अवशोषण के बारे में। अब यहाँ अधिशोषण के बारे में बाबू, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अवशोषण यानी ऑब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, यानी यहाँ पे देखिए एडजॉर्प्शन एक होता है और यहाँ पे देखिए अधिशोषण। अब यहाँ पे पूछा गया है एब्जॉर्प्शन, यानी यहाँ पे देखिए अवशोषण, यानी किसी भी चीज को अवशोषित कर लेना, अपने अंदर ले लेना। अवशोषण यहाँ पे मतलब किसी भी पदार्थ को क्या अपने अंदर अवशोषित कर लेना। जैसे रसगुल्ला देखे होंगे, गुल्ला तैयार होता है, उसको जैसे रस में डालिएगा क्या करेगा, रस अपने तरफ क्या करेगा, पूरा अंदर तक डाल लेगा, यानी अवशोषित कर लेगा, उसी को क्या बोलेंगे, तो अवशोषण बोलेंगे। कितना मस्त डिफिनेशन दिया है, कितना अच्छा से आपको समझाया है कि अवशोषण क्या है। तो अवशोषण एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें किसी द्रव या गैस के अणु ठोस के अंदर अवशोषित हो जाते हैं, उसे हम लोग अवशोषण कहते हैं। यहाँ आप देखिए अवशोषण किसे कहते हैं, तो अवशोषण एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें किसी द्रव या गैस के अणु ठोस के अंदर ठोस यानी देखिए हमारा जो गुल्ला होता है, ब्रेड होता है, कागज, यहाँ पे देखिए ये सब क्या होता है, ठोस के अंदर क्या होता है वो अवशोषित हो जाता है, उसे ही हम लोग अवशोषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये रसगुल्ला है, जैसे ही यहाँ पे डालिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, रस में, तो रस इसके अंदर चला जाएगा। कागज को कहाँ डालिएगा, पानी में डालिएगा तो कागज के अंदर पानी चला जाएगा। तो ये सब होता है अवशोषण का उदाहरण, जिसमें क्या होता है अवशोषण का मतलब जिसमें क्या हो बाबू, अंदर तक खींच ले, अपना क्या करे, अवशोषित कर ले, उसे अवशोषण कहते हैं। जैसे आप देखिए स्पंज के टुकड़े को जल में डालने पे, स्पंज के टुकड़े को जहाँ गद्दा होता है, आप लोग गद्दा होता देखे होंगे, गद्दा में स्पंज होता है, उसको जल में डालिएगा तो जल को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और यहाँ देखिए कागज के टुकड़े को जब हम जल के संपर्क में रखेंगे तो जल भी अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। यहाँ देखिए अमोनिया गैस को जल के संपर्क में रखेंगे तो ये भी क्या करेगा, अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये था बाबू अवशोषण का उदाहरण। अब यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव इसका पूरा क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है शोषण क्या है, तो शोषण एक ऐसी प्रतिक्रिया होता है जिसमें अधिशोषण और शोषण दोनों इसी के अंतर्गत आता है, उसे बोलते हैं वो दोनों प्रतिक्रिया उसके अंदर होगा, और शोषण का भी अधिशोषण का भी। यहाँ देखिए अधिशोषण का प्रक्रिया क्या है, जिसमें यहाँ देखिए द्रव के अणु क्या होते हैं बाबू, द्रव के जो अणु होते हैं अवशोषण में वो पृष्ठ पे क्या ठोस पृष्ठ पे आगे चिपक जाते हैं। और यहाँ देखिए अवशोषण का मतलब क्या हुआ, अवशोषण में होता है कि जो यहाँ पे देखिए जो द्रव और गैस के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस के अंदर अवशोषित हो जाते हैं, समा जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए अवशोषण बोलते हैं। तो यहाँ पे अब शोषण क्या होता है, तो जिसमें यहाँ पे देख लीजिए पहला तो जिसमें
यहाँ पे एडजॉर्प्शन हो और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रतिक्रिया हो, अधिशोषण अवशोषण दोनों प्रतिक्रिया हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शोषण बोलेंगे। तो यहाँ आप देखिए वह प्रतिक्रिया जिसमें यहाँ पे क्या हो, अधिशोषण और अवशोषण एक साथ हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अधिशोषण यानी हम इसको शोषण बोलेंगे। जैसे यहाँ आप देखिए कोई पदार्थ इसमें क्या हुआ, ये तो पृष्ठ पे चिपक गया, यहाँ आप देखिए पृष्ठ पे भी चिपक गया और यहाँ आप देखिए अंदर भी चला गया, यानी ऊपर भी रहे और अवशोषित भी कर ले, उसको क्या बोलते हैं बाबू, शोषण बोलते हैं। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करा रहे हैं। कितने बच्चे रेडी हैं बाबू, और इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है बहुत सारा। बच्चे रेडी हैं आप लोग, यस बोलिए सभी बच्चे, एक बार यस बोलिए सभी बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सभी बच्चे, और लाइक नहीं है लाइक कीजिए सभी बच्चे, जल्दी लाइक कीजिए, जितने भी स्टूडेंट है लाइक कीजिए फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू क्या, इसका ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने आता है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है। तो कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार हमारा कितना होता है, 10 के पावर -6 से 10 के पावर -9। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ए ऑप्शन क्या होगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा। और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में भी आता है, ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ तक आपको पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मैक-अर्थर विधि द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मैक-अर्थर विधि द्वारा किया जाता है। तो मैक-अर्थर विधि द्वारा याद रखिएगा किसका किया जाता है, एजी का। यहाँ पे किसका किया जाता है, एजी का किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, मैक-अर्थर से एजी का किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दूध है। ये प्रश्न मोस्ट वीवीआई है बाबू, ये चैप्टर से बहुत ही ज्यादा, फिजिकल केमिस्ट्री का ये लास्ट है। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, दूध क्या है, तो दूध होता है जल में परिक्षेपित वसा। यानी यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा कि वसा में परिक्षेपित जल, ये गलत आंसर हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, दूध होता है जल में परिक्षेपित वसा। ए ऑप्शन क्या होगा बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो किस पे, तो गैस के ताप पे भी करेगी, गैस के दाब पे भी करेगी, गैस की प्रवृत्ति पे भी करेगी। डी ऑप्शन है, इनमें से सभी पर यहाँ पे टिक कीजिएगा, इनमें से सभी पर। डी ऑप्शन आपका एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 100% राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। यहाँ आप देखिए 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 5 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। हम पढ़ा चुके हैं बाबू, ये आपको बता चुके हैं कौन सी ऐसी धातु है जो यहाँ देखिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो प्रकृति में बाबू एक तो गोल्ड पाया जाता है, पहला याद रखिएगा, एक तो गोल्ड पाया जाता है, दूसरा हमारा पाया जाता है प्लेटिनम। तो इसमें गोल्ड तो दिया नहीं है, देखिए नहीं दिया है, दिया है प्लेटिनम, तो प्लेटिनम पाया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 6 नंबर कि मांड विधि द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये आप लोग याद रखिएगा कि मांड विधि द्वारा किस धातु को शुद्ध किया जाता है। तो मांड विधि द्वारा बाबू याद रखिएगा कभी भी कि हम निकेल को करते हैं। मांड विधि द्वारा एनआई को, एनआई मतलब बाबू निकेल, हम लोग किसे करते हैं, मांड विधि द्वारा निकेल को करते हैं शुद्ध। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्या है बाबू, इसका तो क्या हो जाएगा, एनआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए 7 नंबर पे कि सभी लेंथेनाइड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था होती है। सभी लेंथेनाइड के लिए, ऑल लेंथेनाइड के लिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य होती है। तो सभी लेंथेनाइड के लिए बाबू +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य होती है। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 नंबर के निम्नलिखित में से कौन क्यूपरीन उत्पन्न करता है। क्यूपरीन उत्पन्न कौन करेगा, तो क्यूपरीन उत्पन्न करता है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट की, क्यूपरीन कौन उत्पन्न करता है, फटाफट यहाँ पे जवाब दीजिए। क्यूपरीन कौन उत्पन्न करता है बाबू, जल्दी जल्दी। ग्वानिन तो करता है, वेरी गुड, ग्वानिन, ग्वानिन, बहुत बढ़िया। यहाँ आप देखिए बहुत ही बेस्ट जवाब आ रहा है कि क्यूपरीन उत्पन्न करता है, तो हमारा ग्वानिन करता है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सभी बच्चे बता रहे ग्वानिन, तो ग्वानिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया बाबू। आगे बढ़ते हैं अब अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है कि द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है। बहुत ही बार पढ़ा चुके हैं,
बहुत ही बेस्ट प्रश्न है कि किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है, तो किसी द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण हमारा कहलाता है पायस। किसी ठोस में द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है, जेल कहलाता है। ये आप लोग साथ में याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न की धनात्मक सोल के स्कंदन के लिए यहाँ पे देखिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ, ये मोस्ट वीवीआई है बाबू, याद रखिएगा, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग सही से ही बता दीजिए इसका आंसर। यहाँ पे आप लोग बताइए कि धनात्मक सोल के स्कंदन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए K4FeCN, यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा, K4FeCN 6 होगा, यहाँ पे याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 11 नंबर कि किसी आयन का यहाँ पे देखिए स्कंदन प्रभावी निर्भर करता है, किस पे, किसी आयन का स्कंदन प्रभावी निर्भर करता है, तो ये किस पे निर्भर करता है, तो संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पे निर्भर करता है। किस पे, तो संयोजकता और आवेश के चिन्ह पे निर्भर करेगा। यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आता है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि क्रिस्टल लाइव कोलाइडी से भिन्न होते हैं किस में, कणों की आकृति में, आकार में, तो व्यवहार में, किस में, क्या बाबू पूछा गया है कि क्रिस्टल लाइव कोलाइडी से भिन्न होते हैं, तो क्रिस्टल लाइव कोलाइडी से किस में भिन्न होते हैं, तो कणों के आकृति में नहीं, कणों के व्यवहार में नहीं, विलेयता में नहीं, कणों के आहार में बाबू, किस में, आकार में। यहाँ देखिए कणों की प्रकृति में भी नहीं होता है। यहाँ आप देखिए कोलाइडी, यहाँ देखिए क्रिस्टल लाइव कोलाइडी से भिन्न होता है कणों के आकार में। यहाँ पे याद रखिएगा, ये आप लोग पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर कि ठोस पदार्थ का किसी द्रव का परिक्षेपण, तो अभी हम जस्ट बताए हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, अभी हम जस्ट बताए हैं बाबू, आप लोग इसका आंसर गलती मत कीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आता है, यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है, गलती बिल्कुल भी गलती का गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे बता दीजिए आप सभी छात्र छात्राएं कि ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है, तो जेल हम क्या बताए थे बाबू, जेल, और पायस क्या है, द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण पायस होता है, ये आपके एग्जाम में आता है। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर की दूध एक उदाहरण है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये चैप्टर चल रहा है बाबू फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है बाबू। यहाँ पे देखिए पृष्ठ रसायन, तो यहाँ पे आप लोग इस पढ़ लीजिए, उसके बाद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे देखिए दूध एक उदाहरण होता है, तो ये उदाहरण होता है पायस का, यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न की किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है, बहुत ही बेस्ट प्रश्न है बाबू, बहुत ही बेस्ट। तो किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती हैं, तो जो संक्रमण धातुएं होती है वो प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है, ना कि क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातु बिल्कुल नहीं बाबू, संक्रमण धातु इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या है कि तापक्रम में बदलाव के प्रति यहाँ देखिए संवेदनशील उत्प्रेरक कौन सा है, तापक्रम के बदलाव के लिए सबसे बेस्ट उत्प्रेरक हमारा कौन सा हो जाएगा, तो जाइमेज हो जाएगा। कौन बाबू, तापक्रम के बदलाव में जाइमेज की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17 नंबर की वनस्पति तेल, बहुत ही बेस्ट प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू, जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे सभी बच्चे इसका जवाब दीजिए, जितने भी स्टूडेंट है जल्दी जल्दी जवाब देंगे, जितने भी स्टूडेंट है जल्दी जल्दी जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, यहाँ देखिए वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी में उत्प्रेरक जो यहाँ पे देखिए उत्प्रेरक होता है वो निकेल होता है, निकेल जरूरी है बाबू। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा, बिल्कुल बेस्ट प्रश्न है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ देखिए तेल के हाइड्रोजनीकरण में, यहाँ पे लिखा है तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक की उपयोग होता है, तो तेल से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाबू, यहाँ पे कि तेल के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त जो उत्प्रेरक होता है हमारा कौन सा हो जाएगा, तो निकेल ही होगा। यहाँ देखिए क्या होगा, निकेल ही होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग 100% बाबू याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर आता है। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर की प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य कौन करता है, और ये पूछा गया प्रश्न 3 से 4 बार, याद कर लीजिएगा यहाँ पे कि प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य कौन करता है, तो प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए बाबू विष का कार्य करता है आर्सेनिक का ऑक्साइड। देखिए कौन से ऑप्शन में है, यहाँ आप देखिए आर्सेनिक का ऑक्साइड करता है विष का काम प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए, यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा। तो अगला क्वेश्चन
देख लीजिए 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है, अधिशोषित कर देता है कौन हाइड्रोजन गैस को? तो हाइड्रोजन गैस को करता है बाबू प्लेटिनम ब्लैक जो होता है हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित कर देता है। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट क्लासेस चल रही हैं बाबू, वन शॉट क्लास है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी दिया जा रहा है और इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाइड्रोफोबिक कोलाइड सोल कौन सा है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोफोबिक कोलाइड सोल है, तो कौन हाइड्रोफोबिक कोलाइड सोल है? तो याद रखिएगा स्टार्च विलयन जो होता है हाइड्रोफोबिक कोलाइड सोल होता है। स्टार्च विलयन हमारा हाइड्रोफोबिक कोलाइड सोल होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यहाँ पे लायोफिलिक सोल बनाने में व्यवहार नहीं किया जाता है। किसका व्यवहार लायोफिलिक सोल बनाने में हम नहीं करेंगे? तो किसका नहीं करेंगे? स्टार्च का कि गोंद का कि आप देखिए जेलेटिन का कि धातु के सल्फाइड का। तो एक बात याद रखिएगा, क्या लायोफिलिक सोल बनाने के लिए हमको स्टार्च चाहिए, जेलेटिन चाहिए और गोंद चाहिए, लेकिन हमको किसका आवश्यकता नहीं पड़ेगा? तो जो धातु का सल्फाइड होगा उसका आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सभी बच्चे याद कर लीजिएगा, डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज की केंद्रीकरण की घटना। तो पृष्ठ पे किसका होता है, हम आपको क्या बताते हैं, पृष्ठ पे कभी भी क्या होता है बाबू, तो अधिशोषण होता है, अवशोषण नहीं होता है। पृष्ठ पे क्या होगा, अधिशोषण होगा, पृष्ठ पे अधिशोषण। और जो यहाँ पे देखिए क्या कर ले, अवशोषित कर ले, अपने अंदर चला जाए, उसको बोलते हैं अवशोषण। तो यहाँ पे देखिए अधिशोषण होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कण की गति कहलाती है। आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कण की गति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बाबू वैद्युत कण संचलन। बहुत ही बेस्ट प्रश्न है बाबू, ये आपके एग्जाम में आता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 25 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा गुण यहाँ देखिए कोलाइडी विलयन के आवेश से स्वतंत्र है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा गुण है जो कोलाइडी विलयन के आवेश से क्या है बाबू, स्वतंत्र है? तो कौन है यहाँ पे, टिंडल प्रभाव, स्कंदन, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत कण संचलन। तो यहाँ आप देखिए जो हमारा टिंडल प्रभाव होगा वो क्या होगा बाबू, कोलाइडी विलयन के आवेश से स्वतंत्र होगा, याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल के द्वारा बंधे रहते हैं? जो यहाँ पे भौतिक अधिशोषण होता है उसमें जो ठोस के कण होते हैं, यहाँ पे देखिए जो गैस के कण होते हैं ठोस के सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? तो ये कमजोर वांडर वाल बल्ब के द्वारा, वांडर वाल बल के द्वारा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन में है कि ये कमजोर वांडर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं, चिपके होते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 27 नंबर कि कुहरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है? जो कुहरा होता है, कुहासा होता है, वो किस कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण होता है? तो जो द्रव के अणु होते हैं वो गैस में प्रक्षिप्त रहते हैं, यानी गैस में फैले हुए रहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो द्रव के अणु है वो गैस में, तो द्रव का गैस में विलयन, यहाँ पे देखिए द्रव का गैस में विलयन है, यानी जो द्रव के अणु है गैस में क्या रहता है, प्रक्षिप्त रहता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर की स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है किसका? और ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है जेलेटिन में, यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 29 नंबर की, यहाँ पे याद रखिएगा कि कोलाइड पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने हेतु किसे प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? क्या दिया है, कोलाइड पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने के लिए। तो आवेश को नष्ट कौन करेगा? तो वैद्युत अपघट्य करेगा, आवेश को नष्ट करेगा हमारा वैद्युत अपघट्य। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 30 नंबर कि निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है? कौन इसमें से टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है? तो सभी बच्चे बता दीजिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे शर्करा विलयन जो हमारा होता है टिंडल प्रभाव नहीं प्रदर्शित करता है, सी ऑप्शन 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे
सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि बाबू पृष्ठ रसायन आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, केमिस्ट्री का डर यहाँ पे खत्म हुआ कि नहीं। पृष्ठ रसायन से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा इसी वीडियो में से 100% आने वाला है। एक भी प्रश्न अगर बाहर से आ गया तो पढ़ाना छोड़ देंगे, इतना गारंटी देते हैं आपको। तो पूरा यहाँ आप देखिए पृष्ठ रसायन का ऑब्जेक्टिव और अधिशोषण अवशोषण आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, और एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा है। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बाबू क्या कीजिए, लाइक कीजिए। और लाइक करने के बाद से क्या कीजिए बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 9135742024। आप इस पर मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे। और जाके टेस्ट चल रहा है, जाके टेस्ट दीजिए। और आज यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ और इसका पीडीएफ डाल चुका है, जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। देखिए जिनको नहीं आता है फटाफट हम बता देते हैं कि कैसे आपको पीडीएफ इसका डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम को ओपन करना है। देखिए जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको भी करना है। गूगल या क्रोम को सबसे पहले आपको क्या करना है बाबू, ओपन करना है। जैसे यहाँ पे देखिए गूगल क्रोम ओपन हो गया, इसमें लिखना है आपको आस्क बोर्ड, ASKBOARD आस्क बोर्ड लिख के सर्च कीजिए। फिर यहाँ पे आस्क बोर्ड लिखा हुआ आएगा, क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऐसा पेज आपके सामने खुलेगा। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट यहाँ पे है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक पेज खुलेगा। उससे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी ऐड आएगा, प्रचार आएगा, जैसे यहाँ देखिए ऐड आपके वेबसाइट पे जरूर आएगा। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए क्या करना है, अगर यहाँ पे 1 मिनट रुके, यहाँ पे देखिए जितना भी ऐड आएगा उस पर आपको क्या करना है बाबू, क्लिक कर देना है। जैसे 23 जून का यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आना है नीचे। नीचे जैसे ही आइएगा यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिखा होगा, हरा कलर का बॉक्स होगा, खुल रहा है अभी। यहाँ पे स्टार्ट का बटन, स्टार्ट के बटन पे क्लिक कीजिए और आप लोग क्या कीजिए, टेस्ट दीजिए। और ये सब क्या होता है, ऐड होता है, इस पर एक बार आपको जरूर क्लिक करना है ताकि आपका पूरा पेज रिफ्रेश हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग कर लिए, टेस्ट दे दिए बाबू। टेस्ट देने के बाद से पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ इसका यहाँ पे देखिए यहीं पे लिखा होगा पृष्ठ रसायन का नोट्स डाउनलोड करें मात्र 1 क्लिक में। आप लोग उस पर क्लिक करके नीचे टेबल से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाबू, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और बाबू एक काम आप लोग जरूर कीजिएगा, एक काम कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं 3 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच। यहाँ पे सभी बच्चे मन लगा के पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।